Well, the next topic is electric field due to charge distribution. क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं. Write this down. There is a positive charge capital Q, positive charge capital Q is a positive charge capital Q distributed uniformly over a straight line of length L. तो जब भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या है? कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं है, इक्वली है. तो जब तब हम लोग एक चीज निकालते हैं, चार्ज डेंसिटी. सो व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ. तो इसको हम लोग नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज Q by L. बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? समझ में आया? सिंपली चार्ज बाय लेंथ. चार्ज बाय लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. ऑलराइट. अच्छा, अब we know that Coulomb's law or whatever law rule we have learned till now is not applicable for charge distributions. So what we need to do, we need to assume a very small part of this charge distribution. Alright? करना क्या है हम लोगों को? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. ठीक है? So write this down. It is required to find out the electric field. It is required to find out the electric field. Electric field at a distance B. At a distance D from the charge distribution. D from the charge distribution. Charge distribution. Sir, ये perpendicular distance रहेगा ना? Right. Obviously, perpendicular distance ही रहेगा. Perpendicular distance. लेकिन कहाँ पर वो नहीं बोला गया है. ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, और बोलते हैं कि ये जो मतलब एंगल्स जो सबटेंड कर रहे हैं, मान लो ये अल्फा है और ये हम लोगों को क्या करना है? ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या निकालना है? क्या देखो तुम लिखे हो, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक पॉइंट पे निकालते हैं ना, तो कौन सा पॉइंट पे? P पर. ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द पॉइंट. देखो थोड़ा ध्यान से समझो. याद है लास्ट क्लास हम लोग किए थे कि अगर एक प्लस की चार्ज रख देते हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस r डिस्टेंस अवे, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कैसे निकाले थे? यहाँ पर Q0 प्रेस किए थे और ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, दैट डिवाइडेड बाय, तो ये फोर्स कितना निकाले थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और नीचे Q0 था, तो एक्सप्रेशन क्या मिला था? ये क्या है? व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये? कैपिटल Q. पॉइंट चार्ज Q0 नहीं, Q0 एक्सपीरियंस कर रहा है इसे. कौन प्रोड्यूस कर रहा है? और कहां पर? एट अ डिस्टेंस r from, मतलब ये पॉइंट पे. समझ में आया ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कैपिटल Q एक पॉइंट चार्ज, वही सेम चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड.
समझ में आ रहा है? और वही एक पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या था, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, बस ये पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? तो हम लोग यही फॉर्मूला का हेल्प लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, तो हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे। राइट दिस डाउन, an elemental part dl, rather take dx, elemental part dx is taken at a distance x from the पॉइंट कैपिटल आर। ये कैपिटल आर कौन सा है? ये कैपिटल आर है, और यहां से x डिस्टेंस नीचे, मान लो यहां पर एक dx एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है? राइट, अब फॉरगेट अबाउट दिस होल थिंग, ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भूल जाओ, सिर्फ ये dx एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज के हिसाब से सोचो। dx एलिमेंट को कैसे सोचना है? राइट, सो ये पॉइंट चार्ज इधर रखे हैं, ये पूरा चीज नहीं है, गायब है, सिर्फ ये पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है निकालना है। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसका चार्ज लेंगे और सिर्फ ये डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वैसे यहाँ पर जैसे dx एलिमेंट बहुत सारा हो सकता है, तो उसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर देंगे और हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। वो चाहिए जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उसमें चाहिए, बता रहे हैं, देखो, राइट, देयरफॉर चार्ज on the elemental part is dq। dq मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, तब पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं उसे। अब वैल्यू कितना होगा, ये dq का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकलेगा ये वैल्यू बताओ? लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, और जितना पोर्शन सिलेक्ट किया है उसका लेंथ कितना है, तो लैम्डा को dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इसमें कितना चार्ज है वो मिल जाएगा। कैसे? क्या ना बोलो, होता है ना हमारा क्वेश्चन, क्या ना बोलो, यूनिटरी मेथड फॉर l लेंथ द चार्ज इज for L length charge is Q, for unit length charge is for dx length charge is, और ये Q by L क्या है, तो क्या हम लोग इसको lambda dx ना बोल सकते हैं? This is what, समझा है? This is simple thing। टोटल लेंथ के लिए चार्ज टोटल Q है, यूनिट लेंथ के लिए Q by L, dx लेंथ के लिए into dx, ये नहीं करते हम लोग, इंटीग्रेट कर रहे हैं, so that will be Q by L is lambda, तो इसीलिए lambda into dx हो गया, वो क्या है, dq, so ये dq is equal to lambda dx, done? हाँ या ना बताओ, समझ आया सब लोगों को? अच्छा देखो, ये फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को, क्या मिल गया है, चार्ज मिल गया है, अब क्या चाहिए? एवरीवन कैन यू लुक एट द बोर्ड, डोंट राइट। जब हम बोर्ड में कुछ समझा रहे हैं ना, तब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो, उसके बाद आई गिव यू टाइम टू राइट। ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, बोला ना कि ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये फॉर्मूला में न्यूमरेटर में Q है चार्ज, और ये छोटा सा पोर्शन के लिए चार्ज हम लोग को मिल गया। अब क्या चाहिए, ये डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को क्या लेंगे, d नहीं, ये dx के लिए डिस्टेंस ये होगा, यहां से होगा, राइट?
ये r होगा r, राइट? हाँ या ना? देखो ये r क्या था, चार्ज से वो पॉइंट का डिस्टेंस ना, तो चार्ज तो हम लोग का यहाँ है और पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा ना, यस और नो? अब क्वेश्चन है कि r कैसे निकालेंगे, बाद में सोचना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद r निकालेंगे, थोड़ा ध्यान लगाओ। Therefore electric field due to the elemental part at P is कितना होगा, DE is equal to 1/4 pi epsilon naught, फिर क्या पुट करेंगे बोलो, Q की जगह में क्या पुट करेंगे, हाँ DQ, Q की जगह में DQ पुट करेंगे, बाद में वैल्यू पुट करना, by r square, राइट? तो यहाँ पर DE क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught, DQ is lambda dx by r square, ठीक है? r का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले मुझे बताओ ये समझ में आया सब लोगों को, कहां से आया ये फार्मूला, समझ में आया ना? यही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज किए, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अब हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? एक छोटा सा प्रॉब्लम है, कुछ सा प्रॉब्लम, लेकिन ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। ये जो सम है ना, इंटीग्रेशन, ये नॉर्मल एरिथमेटिक एडिशन है, और ये क्वांटिटी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये क्वांटिटी क्या है, नाम क्या है इसका, अरे ये ई दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ये क्या है, रिप्रेजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, विल इट ओबे द नॉर्मल एडिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो नॉर्मल एडिशन फॉलो, कैसे इंटीग्रेशन करेगा, इज देयर एनी सिचुएशन जहां पर वेक्टर एडिशन नॉर्मल एडिशन जैसे होता है, मतलब क्या 0 डिग्री, मतलब क्या सेम एंगल व्हेन दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, राइट? पढ़े थे हम लोग के वेक्टर्स को हम लोग अरिथमेटिकली कब ऐड कर सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन, राइट? अब देखो प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैंने ये डिस्कशन किया, ये जो चार्ज है, ये चार्ज के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा ना, राइट? लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगा क्या, इधर अगर चार्ज लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, तो सारा जो डिफरेंट पार्ट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन इसे नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, सबको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंपोनेंट्स में तोड़ लेने पड़ेंगे, फिर तोड़ के एक्स एक्सिस का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, वाई एक्सिस का अलग, समझना है क्योंकि बिकॉज दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, इसके बाद कहीं पर भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन किया जाएगा, उसके लिए हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे, एक्स एक्सिस का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, वाई एक्सिस का, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में तोड़ लेते हैं, उसके लिए मुझे ये एंगल चाहिए होगा, देखो अगर ये एंगल मान लो ये एंगल है थीटा, ये थीटा होगा, तो ये पॉइंट P है, इधर मान लो x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, बताओ ये एंगल कितना होगा, देखो ये थीटा है ना, ऑब्वियसली ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, तो d का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, cos थीटा, याद है ये d cos थीटा होता है, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होता है, d sin थीटा, राइट? अब हम लोग cos थीटा को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, sin थीटा को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, बस समझ में आ रहा है ना? बस नहीं, ये दोनों को लेके सबसे ज्यादा चिंता नहीं, और एक तरीके को साथ सो थोड़ा ध्यान से सुनो, listen to it carefully. Now
along x एक्सिस, अब x एक्सिस में कर रहे हैं, ठीक है, ex equal to de cos theta. You understand why? X axis component is ex से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, de cos theta, right? So now, ओ अच्छा, एक गलती, छोटा सा गलती हो गया, ये एक्चुअली dex है, मतलब along ex स्मॉल पार्ट, तो ex क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d cos theta का इंटीग्रेशन। अब वैल्यू पुट करो, d का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो वैल्यू पुट करने से क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अरे वाह, सब लोग तो रेडी है एकदम इंटीग्रेशन करने के लिए। इससे देखो सिर्फ d में d का वैल्यू पुट किया, ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, बहुत सारा वेरिएबल है, ये प्रॉब्लम है। आ रहे सुनो, इंटीग्रेशन करेंगे अल्फा टू बीटा, टू बी मोर प्रिसाइज माइनस अल्फा टू बीटा। माइनस अल्फा टू बीटा क्यों, देखो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना और वहां पर बहुत सारा वेरिएबल एक साथ होता है, बहुत सारा वेरिएबल क्यों है, देखो यहाँ पर dx एक वेरिएबल है, r एक वेरिएबल है, थीटा एक वेरिएबल है, तीन तो वेरिएबल से हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कितना वेरिएबल से, तो हम लोग पहले ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे और सारा तीन वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, और सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन करने में इजी होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब थीटा के टर्म्स में लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है, पहले वी नीड टू गेट रिड ऑफ dx, ये ट्रायंगल दिख रहा है सब लोगों को, अगर ये dx का पोजीशन चेंज होगा तो ये x वेरिएबल होगा और r भी वेरिएबल होगा, लेकिन ये डिस्टेंस भी चेंज करेगा क्या, नहीं, वो फिक्स्ड है, तो d के टर्म्स में लाने का कोशिश करेंगे। x और d को कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रिलेट करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में x है परपेंडिकुलर और d है बेस, भूल गया क्या ट्रिगोनोमेट्री, सीखा है फिर से, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय x बाय d, तो x को हम लोग d इंटू tan थीटा बोल सकते हैं, लेकिन चाहिए क्या x हम लोगों को, क्या चाहिए, dx चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करो, dx d थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec square theta, so dx will be d sec square theta d theta। अरे यार ये d जो मैंने रखा, ये d डिफरेंशियल नहीं है, ये d डिफरेंशियल है, सो पुट कर दो dx की जगह में, पुट करके बाद में पुट करेंगे, dx निकल गया, डन, जॉब डन। अब नेक्स्ट इसको रिप्लेस करना है r भी वेरिएबल है, ठीक है, थीटा को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब लोग थीटा के टर्म्स में ला रहे हैं। अब r को कैसे वेरिएबल रिप्लेस करें, देखो r और d ये दो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट होगा, अरे वाह sin थीटा, अरे वाह क्या मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, ये थीटा है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज को cos थीटा रिलेट करता है ना, हाँ या ना, सो cos थीटा इक्वल टू बेस कितना है बताओ, d बाय हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो r को क्या बोल सकते हैं, r को बोल सकते हैं d बाई cos थीटा, और 1 बाई cos थीटा को क्या बोलते हैं, sec थीटा बोलते हैं ना, सही है या गलत, आएगा, तो r भी रिप्लेस हो जाएगा, तो कर दो इस बात का दे माइनस अल्फा बीटा। ओ एक बात है, पीयूष पहले बताया था कि कांस्टेंट जो होता है ना वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहता है, सारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, गेट आउट, और फिर लैम्डा ये भी कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी, गेट आउट, माइनस अल्फा टू बीटा। अब dx नहीं, ये अंदर ही है, बाई r स्क्वायर, r क्या है,
फिर यहाँ पर cos थीटा भी बचा है हम लोग का। हाँ, सो देखो एक d स्क्वायर में d कट जाएगा, sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ cos थीटा और नीचे एक d बचेगा, उसको बाहर गेट आउट कर देंगे। 4 by epsilon naught d पूरा गेट आउट। इंटीग्रेशन कौन होगा? माइनस अल्फा से बीटा तक कौन इंटीग्रेट होगा? 1 by cos थीटा d थीटा। तो इसके इंटीग्रेट करने से क्या आंसर मिलेगा बोलो? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, ओनली sin थीटा, ठीक है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन में क्या होता है? उल्टा होता है, सिर्फ sin थीटा। तो sin थीटा आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin थीटा होता है और लिमिट्स बैठेगा माइनस अल्फा टू बीटा। सो हाँ लिखोगे नहीं, लिख लो और कुछ करने का है नहीं, जल्दी से। लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, यू नो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, थीटा के जगह में एक बार बीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ बीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस अल्फा। ये क्या करें? सबको इंटीग्रेशन जिन लोगों को नहीं आता थोड़ा ध्यान से देख लो। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एप्लीकेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं? अपर लिमिट एक बार थीटा के जगह में पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे और बीच में क्या साइन देंगे? माइनस साइन। सो इट विल बी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है इसलिए, ठीक है। साइन बीटा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा ना, तो उसको थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज करके लिखना है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। नेक्स्ट डे थे क्या मैडम बोले? रोशनी और हर्षो সামনে বসুন, ফার্স্ট বেঞ্চে বসুন, একদম পেছনে গিয়ে ওখানে বসে কিছু দেখতে পাবে না, কিছু বুঝতে পারবে না, বলবেন না একদম, ঠিক আছে? একদম সামনে গিয়ে বসবে। এইটুকুনি একখানা সবার পেছনে যে লেগে যাচ্ছিস, কোথায় দেখতে পাচ্ছিস বোর্ড? अच्छा ये समझ में आया? दिस इज जस्ट द हाफ ऑफ इट, पिक्चर अभी बाकी है। y axis राइट, ये dx हुआ ना, हाँ, लेकिन y एक्सिस में थोड़ा इजी होगा, क्यों? क्योंकि अब तक कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। y एक्सिस में सेम कैसे, राइट, ये cos के जगह में सिर्फ sin है, तो इसलिए इजी हो जाएगा। तो कहाँ बोर्ड में तो जगह नहीं बचा है, ऊपर का बिठा दो, हाँ ऊपर का ही बिठाए ना, ऊपर वहाँ पर। ओ अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ पर कर दो, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। अच्छा ई वाई क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, ये भी माइनस अल्फा से बीटा ही बैठेगा। क्या चीज समझ में आया? सेम चीज, ये था cos थीटा और ये हो गया। और देखो ये सब्स्टिट्यूशन जो किए थे ना, सेम सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ लास्ट में cos थीटा की जगह में sin थीटा होगा, मतलब दिस सेम एक्सप्रेशन विल बी देयर, सिर्फ cos थीटा की जगह में क्या होगा? सो इट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू बीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus this is very important, minus cos minus alpha to beta। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लेकिन क्या आएगा देखो? माइनस cos बीटा, माइनस cos बीटा आएगा, फिर माइनस ऑफ माइनस cos अल्फा, माने cos ऑफ माइनस अल्फा, क्योंकि cos ऑफ माइनस अल्फा तो cos अल्फा है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ
Right. Train thoughts. हाँ बोलो बोलो। तो माइनस तो अरे तो माइनस बाहर भी तो माइनस रहेगा अंदर सारे बाहर का कॉमन नहीं एक्चुअली यहाँ पर माइनस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होता है ना। हाँ ठीक ही लिखा था मैंने। इधर cos बीटा बैठेगा फिर माइनस ऑफ माइनस cos थीटा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए cos ऑफ माइनस अल्फा। अब cos नेगेटिव साइन क्या करता है, खा जाता है, तो ये cos अल्फा माइनस cos बीटा ना होगा। क्या गलत लिखा था मैंने, ये गलत था। अच्छा हो गया सब लोग, जल्द से बनाओ, फास्ट फास्ट।